हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने शायद सुनी नहीं होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एआई इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी डज। एआई इंजीनियरिंग बेसिकली ऐसे इंडस्ट्रीज़ को केटर करता है जैसे कि माइनिंग, सीमेंट या पावर जनरेशन, जहाँ बड़े बड़े जो मटेरियल्स होते हैं उनको फाइनर पार्टिकल्स में या फिर फाइनर मटेरियल में अगर क्रश करना होगा तो जो मशीन में पार्ट्स ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं उनको बनाता है, जैसे कि उनको ग्राइंडिंग मीडिया करके कहा जाता है। एंड दिस वर्क्स 24/7, so you can imagine a giant blender which is rotating 24/7 to crush these materials into finer parts। तो ये मटेरियल्स जो है, जो बॉल्स ग्राइंडिंग मीडिया है, ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं ग्राइंडिंग मीडिया, सो दे AI मेक्स देम आउट ऑफ अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड एज हाई क्रोमियम alloy, which is far more durable and resistant, and it is anti-corrosive as compared to the forged steel grinding media that is normally used. So along with this, they not only provide these grinding media and their other products like mill liners and diaphragms, they also provide टेक्निकल सर्विसेज, जैसे मिल ऑडिट्स में हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की। दे ऑल्सो सेंड देयर इंजीनियर्स ऑन साइट टू हेल्प विथ क्लाइंट select and customize the grinding media as per the industry need, and they are not exactly a vendor, they are also a technical partner to their clients। तो इनके ये तीन मेन हम कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं: ग्राइंडिंग मीडिया, मिल लाइनर्स और डायाफ्राम्स। तो इसका एक यही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे आर मेड आउट ऑफ हाई क्रोमियम alloy, which is a superior product than the forged steel grinding media। तो forged steel grinding media और high chrome grinding media में बेसिक हम डिफरेंसेस जान लेते हैं। जैसे कि forged steel जो है, it is cheaper to make, इसमें लो मार्जिन होते हैं, वो it wears off, इसका वेयर एंड टेयर काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हाई क्रोमियम alloy, एंड ये कंटामिनेट भी करता है मटीरियल्स को। एंड इट इज़ यूजुअली बैड फॉर गोल्ड एंड कॉपर प्योरिटी बिकॉज इट रिलीजेज आयरन ऑक्साइड, whereas high chromium it lasts 5 to 10 times longer in abrasive applications, and high chromium does not release iron oxide। तो forged steel और high chromium में ज़्यादा कुछ difference नहीं है। They are approximately 50 to 55% of the raw material, they are 50 to 50% of the revenue, इसके expenses। Then इसका जो है proprietary alloy बोल सकते हैं, high chromium possesses that, whereas forged steel is more of a commodity nature, क्योंकि high chrome में customization is involved to some extent। AI can't give the same grinding media to every industry। Then इसका one feature which stands out is their high switching cost। इनको customer onboarding के लिए ही 18 to 24 months जाते हैं to understand what their need is, and technical assessments के बाद it takes 18 to 24 months to onboard a customer, so it's a high onboarding। यहाँ पे switching cost काफ़ी ज़्यादा आती है, and to some extent they have a high pricing power। EBITDA margins भी as compared to forged steel में 5 to 12% EBITDA margins कमाते हैं, whereas in high chrome it goes to 27 to 28%। net margins में भी superior hand जाता है high chromium को, because they earn approximately 20 to 22%, and whereas forged steel 2 to 6% ही कमाता है। फिर तब बिजनेस क्या बनता है टू स्विच फ्रॉम forged स्टील टू हाई क्रोमियम alloy। तो यू कैन मेजर इट एज, अगर एक कॉपर माइन $5 million a year स्पेंड कर रही है ऑन ग्राइंडिंग मीडिया, एंड इफ दे स्विच फ्रॉम द रेगुलर forged steel टू हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया, अगर इनको $5 million से $7 million भी लगे टू स्विच फ्रॉम forged टू हाई क्रोमियम, बट इनका थ्रूपुट इसकी वजह से $25 million से इंक्रीज हो रहा है, या फिर दे हैव द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस पावर कॉस्ट, या फिर इनके बाकी के डाउन टाइम्स अगर कम हो गए तो उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई भी हो जाता है, बट इसके लिए 18 to 24 months कन्विंस करने के लिए लगते हैं टू स्विच फ्रॉम forged टू हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया। तो इसका बेसिक हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें तो इट स्टार्ट्स विद द रॉ मटेरियल प्रेपरेशन। इसमें मेनली तो मेटल स्क्रैप जाता है, एंड देन यू हैव योर क्रोमियम विच इज़ फ्रॉम 10 to 32%। देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स मेल्टिंग एंड स्मेल्टिंग। फिर मोल्डिंग और कास्टिंग होती है, जहाँ पे मोल्ड्स बनाए जाते हैं टू मेक दोज बॉल्स, एंड कास्टिंग होती है। देन वी हैव योर सेपरेशन एंड क्लीनिंग, मूविंग ऑन टू द हीट ट्रीटमेंट। फिर क्वालिटी कंट्रोल आता है, एंड देन पैकिंग और डिस्पैच किया जाता है। सो बेसिक में हम इंडस्ट्री ओवरव्यू ले लें
तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इंडस्ट्री। इसका इंडस्ट्री साइज इतना बड़ा नहीं है। इट वॉज वैल्यूड एट $6.78 billion in 2025 and it is projected to achieve almost $9.8 billion in 2032 and it is projected to grow at a 5.34 CAGR. Their growth is mostly driven by how fast the mining industry, cement industry and other industrial industry sectors जहाँ पे यूज़ होता है वो इंडस्ट्रीज कितनी फास्ट ग्रो हो रही है। एशिया पैसिफिक में आयरन ओर्स काफ़ी प्रिवेलेंट है, तो एशिया पैसिफिक में दैट बिकम्स अ ग्रोथ फैक्टर फॉर देम। एंड जैसे कि चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में भी देर आर फ्यू माइंस, और अफ्रीका में गोल्ड माइंस और कोबाल्ट माइंस है। द $6.78 billion विच आई सेड दैट इज़ फॉर द एंटायर ग्राइंडिंग मीडिया इंडस्ट्री, जिसमें से हाई क्रोमियम का शेयर इज़ ओनली 45 to 50% एज ऑफ नाउ, एंड दैट इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो डोमिनेटेड बाय a very few players. Like it's an oligopolistic or a duopolistic इंडस्ट्री भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि मैगटॉ, AI इंजीनियरिंग, MC इलेक्ट मेटल जैसे प्लेयर्स हैं। एंड इफ़ वी सी द ट्रेंड ऑफ फेरोक्रोम जैसे वे फ्लक्चुएट हुआ है, तो रिसेंटली इन 2021 एंड 2022 इट हैड स्पाइक्ड, देन नाउ इट हैज़ सॉफ्टेंड अ बिट एंड नाउ द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि सॉफ्टनेस तो दिखाएगा। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग शार्प स्पाइक्स और फ्लक्चुएशंस इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो इसका कंपेटिटिव लैंडस्केप अगर हम देखें तो लाइक आई सेड इट्स काइंड ऑफ एन ऑलिगोपॉलिस्टिक स्ट्रक्चर and it is dominated by AI engineering and a company and a Belgium based company called Magotteaux. Then AI broke off and then became independent, and it has since been leading this industry, followed by Magotteaux. के moats अगर हम discuss करने जाए तो you will have to basically understand 3 different types of moats it possesses. First being the technical moat. तो जैसे मैंने कहा कि इनके पास एक proprietary alloy है and they have more than 40 years of experience in this. So this is a very huge knowledge moat that they possess. आप ये buy नहीं कर सकते. You have the metallurgical experience to manufacture that. And no one can just buy it off. You need to possess those skills and the knowledge to make these products. Switching mode है इसमें, जैसे कि 18 to 24 months customer onboarding को लगते हैं. So once these customers switch to AI, they will think twice before switching back to some other vendor. Then they also have a distribution mode. They export to more than 120 countries. सो ब्रीफ में इसका हम अगर कंपनी ओवरव्यू देखें तो दिस वाज स्टार्टेड इन 1978 बाय मिस्टर भद्रेश शाह. ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT कानपुर एंड ही possesses more than 50 years of industry experience. So they first started with making these grinding medias, mill liners, etc. Incorporated Vega ME, which is their commercial spine, in 2003, and in 2005 they got listed. And in 2019, so basically इनको electricity cost काफ़ी ज़्यादा जाता है, so they ventured into creating their own captive power, which is renewable sources basically, and now they currently have 37 megawatts of renewable sources of energy from which they get their electricity needs met. So they have wind turbines installed for that. And इन्होंने recently अभी rubber and composite liners में भी entry की है, which is a totally new product category that they have ventured into. इनके manufacturing facilities के बारे में बात करें तो they have 5 manufacturing facilities currently. इनका main जो cluster है, primary hub, it is in Gujarat, in Ahmedabad. And केरला में भी they are expanding now, like I said. रबर एंड कॉम्पोजिट मिल लाइनर्स का जो लाइन है दैट एक्सपांशन दे आर डूइंग इन केरला GIDC. देन दे ऑल्सो हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन नागपुर एंड त्रिची, एंड इनकी एक सब्सिडरी है वेलका स्टील्स करके, एंड इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड, बट दे हैव देयर प्लांट इन बैंगलोर विच दे रिसेंटली क्लोज्ड क्योंकि दैट वॉज नॉट अ वेरी फीजिबल लोकेशन फॉर देम लॉजिस्टिकली, सो दे क्लोज दैट प्लांट. एंड अभी विथ रिगार्ड्स टू देयर फ्यूचर प्लान्स, दे आर ओपनिंग देयर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन घाना एंड चाइना of approximately 50,000 metric tons each, and which will help them to bypass some anti-dumping duties, which we will talk about later. So इनकी current capacity अगर हम देखें तो it is 4,36,000 metric tons a year, and पहले ये ज़्यादा थी, but अभी जैसे कि इन्होंने वेलकास्ट का बेंगलुरु फैसिलिटी क्लोज किया, so that capacity has been shut down, and अभी इनकी out of current 4,36,000 metric tons capacity, इनका majority is for grinding media, which is approximately 3 lakh, and the rest is for castings. So इनका basic AI engineering का basic ऐसा network है that they have Vega Industries ME, which is their commercial front in Middle East. They have incorporated it in different locations, so their commercial aspect is strong. Now coming to their production and their sales. So recently we can observe a trend that it was strong,
बट FY25 और 9 months FY26 में द प्रोडक्शन एंड द सेल्स बोथ हैव कम डाउन. तो इनकी कैपेसिटी इज एक्चुअली हवरिंग इन द रेंज ऑफ 50 to 60s एंड मिड 60%. तो दिस माइट साउंड बैड, बट दिस इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मूव, बिकॉज जो बड़े बड़े माइनिंग प्लेयर्स होते हैं दे ओनली गिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज विच हैव अ स्पेयर कैपेसिटी टू अकोमोडेट देयर फुल रिक्वायरमेंट. तो अभी किसी का अचानक किसी माइनिंग कंपनी को ज़्यादा ग्राइंडिंग मीडियम चाहिए, तो दे विल वांट अ कंपनी विच हैज़ मोर देन इनफ कैपेसिटी टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. तो इसीलिए इनका 50 to 60% जाता है. एंड सिंस देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल्सो टेक्स लॉन्ग, तो इट मेक्स सेंस दैट द कैपेसिटी इज इन द 50 to 60 रेंज. एंड इनका जैसे कि कन्वर्जन साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन प्रोसेस द ग्राइंडिंग मीडिया. एंड इनका भी यूटिलाइजेशन वॉज रिसेंटली इम्पैक्टेड बाय डी स्टॉकिंग साइकिल, जहाँ पे देयर माइनिंग क्लाइंट्स वर नॉट प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनफ था मटीरियल. So rather than purchasing new inventory, they were just using what they have. इनका average realization is around 160 rupees per kilo currently. And इनका अगर moving on to the revenue trends, so in the last 10 years it has only given a revenue CAGR of 7 to 8%, which is not really spectacular. But इनका EBITDA margin is the main standout. In the last 10 years, it has stayed in the band of 20 to 29%, which is amazing. It has stayed in the band of 20 to 29%, and even in the worst years, it has not dipped below 20%. And what they categorize as worst years is जब इनके raw materials और freight and logistics cost दोनों spike हो जाते हैं. Even in those circumstances, their margins have not dipped below 20%. इनके even PAT margins recently they are 25% in 2025, and it has been on an upward trend since 2022. तो 2025 में it looks good at 25%, but इसके पीछे I would like to highlight that इनका काफ़ी कैश आइडल पड़ा है. इन देयर PAT अप्रॉक्स 300-350 crores का इनका बस ट्रेजरी इनकम आता है. सो दैट इज़ वाई द PAT लुक्स गुड, बट इवन देयर ऑपरेटिंग PAT इज अराउंड 20 to 22%, which is a good PAT for this kind of a company. And now coming to the revenue mix, like I said earlier that they export to more than 120 countries. They have their major revenue mix comes from exports. So recently इनके exports कम हुए हैं. They have come from approximately 80% in FY22 to 65% in FY25. We'll discuss about those reasons later. And इनका geographic mix देखें तो इंडिया से 36% आता है, and followed by Australia at 10%, USA at 9%, other countries से 45% आता है. एंड एज पर मैनेजमेंट दे आर सेइंग कि कोई भी एक सिंगल क्लाइंट का मोर देन 10% को रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है. एंड दे सप्लाई टू मोर देन 200 इंडिविजुअल प्लांट्स ग्लोबली. इनका रेवेन्यू मिक्स व्हेन इट कम्स टू सेगमेंट, इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखेंगे हम, तो दे हैव कैटेगराइज्ड इट एज माइनिंग एंड अदर्स. तो अदर्स में इनका बेसिकली पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड अदर क्वारी जैसे इंडस्ट्रीज़ को जो केटर करता है वो उन्होंने एग्रीगेट्स में अदर्स करके डाला है. तो माइनिंग रिसेंटली हैज ऑल्सो शोन अ डिप फ्रॉम द पीक ऑफ 68 to 62% पर ऑलमोस्ट आया है अभी माइनिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इवन दो माइनिंग का परसेंटेज कम हुआ है, द अदर सेगमेंट हैज शोन अ गुड ग्रोथ ऑफ 10%. सो द मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली वरीड अबाउट देयर माइनिंग टेकिंग अ डिप. And their customer destocking was also one of the reasons why. And recently जो Red Sea का crisis चल रहा है उसकी वजह से भी इनके transit times had dragged on, and इसकी वजह से इनके जो offshore deliveries पे heavy reliance होता है वो थोड़ा impact हो गया था. Coming to their order book, so companies उनका pipeline ही order book देते हैं, but when it comes to AI engineering जो इनका order book है, these numbers are there. So इनके current quarter में जितने orders, actual orders है इनके hand पे, that those figures they report, and not the 3 to 5 year long contracts that they actually have, and the real pipeline is much larger for them. And so we can see recently कि इनकी order book में काफ़ी dip आया था, but now it has gone up. This was because the dip was because of the restocking cycle, but now that the order book has jumped significantly in the last 2 quarters, it could be a good signal that the order books are picking up again and the restocking cycle has ended. So this would be a good metric to track कि order book कैसे grow हो रहा है इनका quarter by quarter. And
इनका जैसे कि ग्राइंडिंग मीडिया स्पेशलाइज्ड होता है या कस्टमाइज्ड होता है, सो दे डोंट स्टॉक एंड सेल. सो कमिंग टू देयर बिजनेस मॉडल, हाउ डज AI चार्ज इट्स क्लाइंट्स. तो इनका एक कॉस्ट पास थ्रू मैकेनिज्म होता है जिसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू देयर कस्टमर्स. इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन क्लॉजेज होते हैं कि अगर रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट स्पाइक हुआ तो दिस कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन टू देयर कस्टमर्स. एंड बट यहाँ पे एक लीड लैग इफेक्ट आता है जहाँ द रिकग्निशन यूजुअली हैपन्स 2 or 3 quarters लेटर. एंड इनका प्रोडक्ट मिक्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी देखने जाए तो इनका मेन जो प्रोडक्ट है ग्राइंडिंग मीडिया, जिससे 80 to 85% रेवेन्यू आता है, दैट इज़ अ हाई वॉल्यूम बट लो वैल्यू कैटेगरी. इसका प्राइस इज अराउंड 100 to 100 रुपीज़ पर kg. एंड द नॉन ग्राइंडिंग लाइनर्स एंड कास्टिंग्स, ये कस्टमाइज सोल्यूशंस होते हैं. सो द रियलाइजेशन इज अ बिट हायर इन द रेंज ऑफ अराउंड 130 to 135 रुपीज़ पर kg. एंड द कंपनी इज मूविंग मोर टूवर्ड्स देयर लाइनर्स. तो इनका जैसे जैसे इनका रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इनके मार्जिन्स पे भी बेटर इम्पैक्ट आ सकता है. एंड द मेटलर्जी, द वे इट वर्क्स, के प्रोडक्ट्स में 11 to 32% क्रोमियम होता है. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दैट कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन अ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, वैसे चार्ज किया जाता है उनको. एंड इनके वैल्यू बेस्ड एंड टोटल सोल्यूशन प्राइसिंग अगर हम देखें तो द फर्स्ट वन इज देयर आउटकम लिंक्ड वैल्यू, जहाँ पे दे चार्ज देयर क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स दैट द क्लाइंट हैज़ रिसीव्ड. जैसे कि अगर इनका थ्रूपुट इंक्रीज हुआ या फिर इनके पावर कॉस्ट रिड्यूस हुए एंड इफ़ देयर ओवर रिकवरी हैज़ इम्प्रूव, तो फिर इनको जो डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट रिसीव होते हैं उनके बेसिस पे वो चार्ज करते हैं इनको. एंड दे हैव अ कंपेलिंग ROI. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर $5 million के इन्होंने कंज्यूमेबल्स परचेस किए, जिसकी वजह से इनका $25 to $50 million का अगर एनुअलाइज थ्रूपुट गेन्स मिल रहा है इनको, इट जस्टिफाइज देम टू चार्ज अ प्रीमियम. And then about their contractual and transactional terms also, they have long contracts which range from 3 to 5 years. And इनका quarterly shipping और payment होता है, billing होता है. And the management has a good visibility of this even though they don't provide their large pipeline in their order books. तो इनके key costs देखें तो raw materials form 50 to 55%, जिसमें भी ferrochrome and metal scrap ही है. Ferrochrome barely is 20% and metal scrap is a larger chunk at around 80%. Ferrochrome, they source it from companies like Tata Steel, Deepak Ferro, SAL. and इनका डोमेस्टिक सोर्सिंग ही है तो इनका इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम है टू सोर्स द रॉ मटेरियल्स. एंड इवन दो फेरोक्रोम इज़ वेरी वॉलेटाइल, metal scrap is dependent on the domestic supply and demand and it's not very volatile, and pricing to customers is also on a pass-through basis. Next comes power and fuel. It's 8 to 10% of their revenue. जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले that they have 37 megawatts of renewable sources. So currently it gives around 30% of its total electricity needs. Now in FY26 they are expecting कि renewable sources से 55% इनके requirements meet करने की इनका target है, and long term targets are 60 to 70% from the renewable sources. देन कमिंग टू फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स, तो जैसे इनका एक्सपोर्ट ड्रिवन है पूरा, तो 6 to 8% ऑफ रेवेन्यू इनको जाता है एक्सपोर्ट, इनको फ्रेट कॉस्ट. इन जो अभी रेड सी क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से जो नॉर्मली इनको 30 to 40 days ट्रांजिट को लगता है, दैट हैड बिन ड्रैग डाउन फॉर 2 to 3 months विच कॉस्टेड देम अ लॉट मोर. सो इनका एक इंटरेस्टिंग हम एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे अबाउट देयर फेरोक्रोम प्राइसेस. जैसे कि वो बहुत वॉलेटाइल है, इनको एक्चुअली एक बेनिफिट मिलता है. विल डिस्कस हाउ. व्हेन फेरोक्रोम के प्राइसेस जब कम हो जाते हैं तो दे रिसीव सम बेनिफिट्स बिकॉज इनके कॉस्ट्स इमीडिएटली इम्पैक्ट होता है और कम होता है. जैसे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्वार्टरली नेगोशिएट होते हैं तो इनका रेवेन्यू stays the same for 1 to 3 quarters. तो इनके कॉस्ट शार्पली ड्रॉप होते हैं whereas revenue stays the same for a while. So AI को टेम्पररी मार्जिन का विंडफॉल मिलता है when ferrochrome prices drop, whereas when ferrochrome prices rise इनके कॉस्ट इमीडिएटली ऊपर जाते हैं. बट नॉर्मली AI मेंटेन्स 30 to 35 days वर्थ ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक पाइल. तो इनके थोड़े से कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं, बट it does lead to a rise in costs and which ultimately leads to a temporary margin compression. बट ये जो 30 to 35 days का इन्वेंट्री स्टॉक पाइल है, इट हेल्प्स टू सॉफ्टन दिस टू सम एक्सटेंट. सो इससे की टेक अवेज हम क्या ले सकते हैं कि इनका कॉस्ट पास थ्रू मैकेनिज्म है,
which ultimately does catch up when ferrochrome prices fluctuate this much. तो इनका proprietary product है, तो AI doesn't really face the pressure to absorb the costs permanently, क्योंकि कोई competitor है ही नहीं major. एंड यहाँ पे इनके फिक्स कॉस्ट भी काफ़ी लीन है. दे डोंट हैव हाई डेप्रिसिएशन, नाइदर डू दे डू अ लॉट ऑफ केपेक्स. एंड इनके फेरोक्रोम एंड मेटल स्क्रैप के प्राइसेस ऑल्सो मूव डिफरेंटली. नेक्स्ट, कमिंग टू द फेरोक्रोम एंड मेटल स्क्रैप प्राइसेस, इनका नॉर्मली डाइवर्जेंसी होता है व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्राइसेस. तो रेयरली ऐसा होता है कि फेरोक्रोम और मेटल स्क्रैप दोनों स्पाइक हुए हैं. नॉर्मली दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड इनके EBITDA मार्जिन्स आर नॉर्मलाइज्ड इन द रेंज ऑफ 25 to 27%. मैनेजमेंट ने भी ऐसे कहा है कि आर वर्स्ट टाइम वुड बी व्हेन फेरोक्रोम और मेटल स्क्रैप के दोनों एक साथ प्राइसेस स्पाइक हुए हैं एंड द फ्रेट कॉस्ट हैव ऑल्सो टेकन अ हिट. तो in that case only their EBITDA margins will get impacted, but those in that scenario also the management says कि 22% EBITDA margin would be the floor, कि इसके नीचे जाना नहीं होगा normally EBITDA margins का. So these somewhat stable EBITDA margins indicate that AIA के पास प्राइसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है एंड दे आर नॉट प्राइस टेकर्स इन दिस सिचुएशन. ये कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली डुओपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ का फीचर होता ही है. कमिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो recently, like we discussed, it has not exhibited a spectacular revenue CAGR, but in FY22 but they have consistently maintained their EBITDA margins, except when it came to 20% in FY22. This was the instance जहाँ पे इनके ferrochrome prices और metal scrap prices spike हुए and protectionist measures were put in place by some countries, जिसकी वजह से इनको जहाँ पे इनके ferrochrome और metal scrap prices both spiked एंड इनके फ्रेट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी ये पीरियड में ज़्यादा आए थे. दैट इज़ वाई इट डिप टू 20%. Besides this, it has been pretty consistent, and like I said, they have a lot of cash sitting idle investments इनके काफ़ी ज़्यादा है. So their treasury income has come to almost 343 crores. And in their balance sheet also, it looks like a quite healthy balance sheet. इनके जो borrowings भी हमको rising दिखते हैं, they are not actually borrowings in a sense. They are the company maintains a debt free status. तो ये borrowings are basically export packing credit जो मिलता है ऐसे companies को. So that is essentially government backed credit facilities. Those are not borrowings जो typical होते हैं हमारे. And they also have a lot of investments. 4700 crores का almost they have an investment. Coming to the cash flow statement also, they have been generating positive cash flow operations consistently, except in March 2022, and their CFO to PAT ratio, which indicates their earnings quality, it has also been consistent that they have been generating a good amount of cash flow from operations. बस ये 22 में spike हुआ था because that was a period when their costs took a significant hit, but it has now come to 1.10%, which is a good. Then coming to their main ratios and their shareholding, तो इनका ROC has also been consistently 25-22%. अभी recently we can see a minor dip, but that is because इनके balance sheet पे बहुत cash पड़ा है, and so that doesn't get reflected in the ROCE. And they also have a low debt to equity ratio, which is a very good sign, and their ROE has also been more or less consistent in the last few years. इनके शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स होल्ड ऑलमोस्ट 58% इन द कंपनी. FIIs, DIIs का भी स्टेक है. DIIs have been holding this company for a long period. Coming to the networking cycle, इनका networking cycle काफ़ी लंबा है. It's more than 100 days currently, 115, 120 days में इनका networking cycle अभी तक रहा है. तो इनके रॉ मटेरियल में 30 to 40 days जाते हैं. WIP एंड फिनिश गुड्स बनाने में इनको और 60-70 days लगते हैं. रिसीवेबल्स, पेएबल्स, ऐसे करके इनका नेट working capital cycle comes to 100 to 115 days normally, but the company wants to get down this net working capital cycle to 100 days. ये ऐसे target है इनका in the coming financial years. इनके अभी management comments हम discuss करेंगे जो इनके centennial report में इन्होंने बोला है. इनका इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में 95% मार्केट शेयर है एंड दे हैव बिन कंटिन्यूइंग दिस डोमिनेंस फॉर द लास्ट 15 years. ग्लोबली ऑल्सो एक्स चाइना दे हैव अ 35% मार्केट शेयर इन हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया एंड दे एक्सपोर्ट टू 125 countries, which is a good thing.
इनके वॉल्यूम्स पर 75,000 मेट्रिक टन्स टू 80,000 मेट्रिक टन्स पर रिस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इतनी छोटी है एंड दीज आर कंज्यूमेबल, सो इट डिपेंड्स कि कितना रिप्लेसमेंट इनको ग्राइंडिंग मीडिया लग सकता है. सो दिस करंटली इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 2.5 मिलियन टू 3 मिलियन टन्स पर एनम, कि इनका जो कंज्यूमर वेयर पार्ट्स का ग्लोबल रिप्लेसमेंट मार्केट है. एंड मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से एंड ऑस्ट्रेलिया से आएंगे. एंड इनका ऐसे मानना है कि इनका सिग्निफिकेंट हेडरूम रहेगा ग्रोथ के लिए. दोज विल बी फ्रॉम द कॉपर, गोल्ड एंड आयरन ओर माइंस. हाई क्रोमियम पेनिट्रेशन ये सेगमेंट में बस 25% है. स्टिल हैव अ लार्ज चंक ऑफ मार्केट टू कैप्चर. कमिंग टू देयर मैनेजमेंट गाइडेंस एंड देयर आउटलुक. सो मैनेजमेंट ने अभी ये गाइड किया है कि दे विल प्रोड्यूस 30 to 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट इन द नेक्स्ट ईयर, प्राइमरीली ड्रिवन बाय द माइनिंग सेक्टर कन्वर्जन्स. FY27 में इन्होंने गाइड किया कि EBITDA margins will stay in the range of 22 to 24%, which is their sustainable levels, and they're expecting that their average realizations will fluctuate between 150 to 160 rupees per kilo. अभी जैसे मिल लाइनर्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे they're expecting that their average realizations will improve. Then इन्होंने रिसेंटली एक लार्ज ऑर्डर सिक्योर किया है फ्रॉम अ चिलियन माइन. कॉपर माइन है चिली में, वहाँ से दे हैव सिक्योर्ड 23,000 tons वर्थ ऑफ एन ऑर्डर ओवर द नेक्स्ट 18 months. मैनेजमेंट का ऐसा मानना है ये जो टेम्पररी फ्लैटिश परफॉर्मेंस था दैट वाज बिकॉज ऑफ द geopolitical scenario currently, but in the long term they maintain their bullish prospects. Now coming to the most important part, which is the valuations. So currently it is hovering around its median EV by EBITDA margins. EV by EBITDA is of the suitable metric to look at the valuations for this company and not PE ratio. So अभी ये जैसे कि हमने इसके फीचर्स देखे, दैट दे हैव गुड एंड स्टेबल EBITDA margins. तो ऐसे कंपनीज के लिए नॉर्मली जिनके पास प्राइसिंग पावर है, low valuations are excellent entry point for companies like this. So and now currently it looks like the valuations have priced in all the good features of the company, and अभी जो recently flattish performance है, it looks like all of that has been priced in. So coming to the conclusion, to summarize, is AIA worth tracking or not? So like we saw that they have possess a good technological moat, distribution moat है इनके पास, then they have a customer stickiness, प्राइसिंग पावर भी है, एंड जैसे कि ये अभी इंटरनेशनल रीजन्स में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप कर रहे हैं टू बाईपास सम ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ that they currently have. So that will be an interesting thing to track, how their international capacities contribute to their revenues and their exports. And then they are also hinging on a supernormal कॉपर साइकिल. अगर आए तो इनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, ऐसे इनका मानना है. नए मार्केट्स खुल सकते हैं, एंड जैसे इन्होंने रबर एंड कॉम्पोजिट लाइनर्स में एंट्री ली है, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. वेरएज इनके हम वीकनेसेस या फिर now coming to summarizing where should be a bit more watchful is that they have not exhibited a good historical revenue growth, and इनका market cap and addressable जो इनका market है, तो upside is largely priced in currently. एंड इनका वॉल्यूम जैसे अभी रिस्ट्रिक्टेड है, तो वॉल्यूम रैम्प अप्स अभी होंगे, तो दैट ऑल्सो वी कैन वॉच हाउ इट अनफोल्ड्स. सो अभी वी कैन से दैट वैल्यूएशंस करंटली डोंट जस्टिफाई द ग्रोथ दैट दे हैव शोन, बट एंड ये काफ़ी पेशेंस प्ले रहेगा. ऐसे कंपनीज में नॉर्मली यू ट्रैक देयर ग्रोथ ओवर ईयर्स एंड नॉट एग्जैक्टली गिव मच इंपॉर्टेंस टू हाउ दे आर ग्रोइंग ओवर द क्वार्टर्स. एंड जैसे कि अभी इनका ऑर्डर बुक में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है, सो इट विल बी गुड मेट्रिक टू ट्रैक हाउ देयर ऑर्डर बुक ग्रोज एंड वेदर टू ascertain whether their destocking cycle has really ended or not, so that those would be good points to track. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you.